नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की, बात करेंगे अमित शाह के बस्तर दौरे का। आज दूसरा दिन है। दरअसल अमित शाह आज बीजापुर के गुंडम जा सकते हैं और जानकारी मिल रही है कि ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सकते हैं अमित शाह। और बीजापुर के सरहदी गांव गुंडम में यहां ग्रामीणों से उनकी मुलाकात होगी। हाल ही में यहाँ पर नया कैंप खुला है। सुकमा बीजापुर के बॉर्डर पर ये गांव है। नक्सलियों का सबसे महफूज ठिकाना गुंडम रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी भी उनसे लेंगे और साथ ही साथ क्या विकास के कार्य हुए, क्योंकि यहाँ पर एक नया कैंप खुला है और जहां जहां पर नए कैंप खुल रहे हैं वहां से विकास की बयार बहने लगती है, क्योंकि वहां से सड़कों के लिए पाइप, बिजली के लिए और पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो जाता है। और इन तमाम कार्यों के बीच में गुंडम पहुंचने की जानकारी अमित शाह की, और आज गुंडम में भी रुकने की बात है। साथ ही कहा जा रहा है कि नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ये ठिकाना रहता था एक समय पर, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा बलों के कैंप खुल गए हैं। और यहाँ गृह मंत्री का जाना इस बात का साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं अब उन्हें धीरे धीरे नक्सलवादी विचारधाराओं वाले उग्रवादियों से मुक्त करवाया जा रहा है। रंजन दास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। रंजन, गृहमंत्री के दौरे को लेकर एक बड़ा संदेश पूरे देश, पूरी दुनिया में जा रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में अब बदलाव की बयार बह रही है। निश्चित तौर पर 21 मार्च 2026 की जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित की गई थी कि नक्सलवाद स्थिति पे बस्तर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उस और कहीं ना कहीं सरकार अपनी मंशा में निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है। बात करें अमित शाह के दौरे की तो पिछले 2 दिनों से उनका ये बस्तर दौरा जारी है। कल अमित शाह पहुंचे थे जगदलपुर, बस्तर ओलंपिक के समापन में उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा जो सरेंडर नक्सली है उनसे भी मुलाकात की। लेकिन खास बात ये कि आज उनके बस्तर दौरे का दूसरा दिन है और शाह के दौरे से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाह बस्तर के किसी घोर नक्सल इलाके में जवानों के साथ रात ठहरेंगे, वहां ग्रामीणों से संवाद करेंगे। तो ऐसी जानकारी कल से ही हमें मिल रही कि बीजापुर के जो गुंडम गांव है वहां पिछले 3-4 दिनों से प्रशासनिक जो महकमा है वो डटा हुआ है, तैयारियां जारी है और गुंडम में हाल ही में नया कैंप खुला है। ये जानकारी मिल रही है कि शाह अब से कुछ देर बाद संभवतः गुंडम पहुंच सकते हैं। वे यहाँ न सिर्फ जवानों से मिलेंगे बल्कि ग्रामीणों से भी सीधा संवाद करेंगे। गांव में जो मूलभूत विकास कैंप स्थापित होने का जो मूलभूत विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं, नक्सल घोर नक्सल इलाका है, इसका भी वो मुआयना कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर शाह गुंडम पहुंचते हैं, क्योंकि ये माओवादियों के बटालियन का एक इलाका रहा है, गढ़ रहा है, जहां साल की पिछले कई वर्षों में बड़ी बड़ी वारदातें भी हुई है। ऐसे में जब नक्सलवाद के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करे और शाह वहां पहुंचते तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को ये कड़ा संदेश जाएगा और सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से एक बड़ा संदेश आज बीजापुर से नक्सलियों को देने वाले हैं। और कल भी उन्होंने कहा था कि जो आना चाहते हैं, सरकार की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, लेकिन जो नहीं आना चाहते वो बिल्कुल तैयार रहें। और जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शौर्य भवन में पुलिस कमांडर्स से मुलाकात की। अमित शाह ने बड़ी मुठभेड़ों में शामिल रहे कमांडरों से मुलाकात की। पुलिस कमांडरों के साथ अमित शाह ने डिनर किया। बड़ी जानकारी है, जगदलपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शौर्य भवन में पुलिस कमांडरों से मुलाकात की और इस दौरान बड़ी मुठभेड़ों में शामिल रहे कमांडरों से उन्होंने मुलाकात करी और पुलिस कमांडरों के साथ अमित शाह ने रात में डिनर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर बदल रहा है और 2026 तक बस्तर बदल चुका होगा। बस्तर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विकास के काम बस्तर में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर से जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बस्तर में कश्मीर से ज्यादा पर्यटक होंगे। दरअसल आदिवासियों के लिए सरकार अच्छी योजना लेकर आ रही है और ताकि उनका आर्थिक मोर्चे पर सशक्तिकरण हो सके। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को धरातल पर उतारने, उसका प्रदेश के विकास में उनके जीवन को उत्तरोत्तर उन्नत करने के
प्रयास में इस्तेमाल हो, यही राज्य और केंद्र सरकार का संदेश है कि हमारा बस्तर बदल रहा है। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है। आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले 1 साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है। 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों से मुलाकात की। शाह ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से बात की, साथ ही नक्सलियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की। आंध्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और ओडिशा के आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली यहां पर पहुंचे थे, जिन्हें उन्होंने संदेश दिया और मुख्य धारा से जुड़ने पर उन्होंने खुशी भी जताई। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। एमपी में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। दरअसल सत्र में प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है और सरकार लगातार जो कर्ज लेती रही है, इसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। विपक्ष सरकार से आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेगा। शीतकालीन सत्र में लगभग 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सरकार लाएगी। बड़ी जानकारी, एमपी में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में बनाई रणनीति, जहां सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरेगी। आंदोलन को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई है। दरअसल विधायक और जिलाध्यक्षों को लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर पहुंचे, ऐसे में जिलाध्यक्षों को और विधायकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज का जो दिन है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत प्रदेश के विकास के लिए उनकी योजनाओं के धरातल पर उतारे जाने के विषयों पर चर्चा का दिन है। लेकिन कुछ विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी यानी विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा का घेराव कर यहां प्रतीकात्मक रूप से सरकार का घेराव करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का। जो किसान बोनी में व्यस्त था, लेकिन उन किसान को ना तो डीएपी मिल पाई पर्याप्त और ना यूरिया की पूर्ति हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने भाजपा सरकार का पर्दाफाश कर दिया है और स्पष्ट दिखाया है कि कहीं से भी मोहन यादव जी की सरकार की तैयारी नहीं थी किसानों के हित के लिए। और जितनी कमी इस बार डीएपी यूरिया की आई है,
इतिहास में कभी इतनी कमी पहले नहीं आई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी तक सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जो वादा भाजपा सरकार का था कि लाडली बहनों की राशि 3000 की जाएगी, अभी तक 1 रुपए की वृद्धि नहीं की गई है, जो बहुत बड़ा अपमान है माता बहनों का। हम आग्रह करेंगे इस पूरे सत्र में भी कि मोहन यादव जी की सरकार तत्काल लाडली बहनों की राशि 3000 करे, ये भी हमारी मांग रहेगी। हमने पिछले सत्र में आपने देखा होगा। इधर भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर ही बैठक बुलाई गई है। दरअसल विधायक दल की बैठक में शाम 7 बजे सभी विधायक पहुंचने वाले हैं और विपक्ष को क्या जवाब दिया जाए, किस तरह से विपक्ष की घेराबंदी को तोड़ा जाए, इसके संबंध में रणनीति बनाई जाएगी। और शीतकालीन सत्र में सरकार 8 विधेयकों को पेश करने वाली है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी जो विधायक दल के सदस्य वहां पर पहुंचेंगे। शाम 7 बजे इन्हें बुलाया गया है और आज से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर और आगामी सत्र सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, आज सभी विधायक दल के नेता हम पहुंचने वाले हैं, शीतकालीन सत्र है और आगे की क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने शीतकालीन सत्र के लिए पहले ही जो है तैयारी कर ली थी और आज का से जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। कड़कड़ाके की सर्दी एक और पड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन ये जो शीतकालीन सत्र है इस दौरान राजनीति जमकर गरमाने वाली है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन और सदन से बाहर तक चर्चाएं रहेंगी। खासतौर पर जो महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की समस्याएं तमाम तरीके की उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा क्राइम एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। लगातार जो कर्जा लिया जा रहा है उसको कांग्रेस एक बड़ा इशू बनाने की तैयारी कर रही है और आज विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करने वाली है। पूरे प्रदेश भर से करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने भोपाल बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में ये पूरा जो घेराव है वो होगा। भोपाल के जवाहर चौक से कांग्रेसी जो है वो विधानसभा की ओर कूच करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने बड़ी रणनीति तैयार की है। अलग अलग विभागों के जो प्रश्न है वो पहले ही विधानसभा में लगाए हुए हैं। जिन योजनाओं में, जिन कामों में घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको मुद्दा सदन के अंदर भी कांग्रेस जो है वो जबरदस्त तरीके से उठाने का काम करेगी। और वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि सदन में जो महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण आने हैं, महत्वपूर्ण जो विधेयक आने हैं, उनका सुचारू रूप से जो निपटारा है वो हो सके, सदन का जो बिजनेस है वो स्मूथली चल सके। और इसको लेकर आज चूंकि आज पहला दिन है तो विधानसभा का उसके बाद बीजेपी विधायकों की एक बैठक होगी और फिर जो आगामी 4 दिनों की जो रणनीति है वो बीजेपी बनाने का काम करेगी और कैसे कांग्रेस के आरोपों को जवाब देना है उसको लेकर भी विस्तृत तौर पर चर्चा इस पूरी बैठक में होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से तमाम ये मुद्दे जिसको लेकर बातचीत होने के आसार बने हुए हैं और हो सकता है कि विपक्ष का कड़ा रुख इस बार देखने को मिले। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन किया गया। चरणदास महंत ने कहा कि धान खरीदी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। कई कमेटियां बनी लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आई। दरअसल स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है और शीतकालीन सत्र प्रदेश के विकास की उन योजनाओं पर चर्चा, उन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिससे सरकार को आगे आने वाले कुछ महीनों में सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उन्हें भी इस संबंध में अपने योगदान देने के लिए ये सत्र बुलाए जाते हैं। बहरहाल हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इस तरह से विधानसभा में पूरा आक्रोश के साथ हमें सामना करना है आज की परिस्थितियों का, धान खरीदी का, शराब जो नशे में जहाँ बेचा जा रहा है, उसका हत्या, बलात्कार आदि जितने भी छत्तीसगढ़ को जो आक्रोशित किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को जो आंदोलित किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को 1 साल में इस सरकार ने बदहाली की हालत में ले आया है। और चलिए से दूर करेंगे, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु,
नए प्रस्ताव पटल पर विपक्ष का रुख पुराने प्रस्तावों को लेकर सख्त रहने वाला है और क्या कुछ जानकारी, क्या संभावित आज हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा के का शीतकालीन सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है और इस शीतकालीन सत्र में 4 दिनों के चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी, क्योंकि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती, ऐसे में एक दिन का अवकाश जो है वो रखा गया है। और आज सत्र के पहले दिन जो है राज्यसभा के पूर्व सांसद जो है गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद जो है अनुपूरक आय विनियोग जो है वो उस पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते पर भी आज जो है वो चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही सदन में राज्य सरकार को घेरने के लिए विपक्ष में भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है, क्योंकि बीते दिनों विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में सरकार को किन किन मुद्दों में घेरा जाएगा ये तमाम जो है वो रणनीति वो तैयार की गई है। वहीं अभी जो है छत्तीसगढ़ में फिलहाल धान खरीदी का मुद्दा गर्म है, ऐसे में विपक्ष जो है सरकार को धान खरीदी में आ रही अव्यवस्थाओं को लेकर सदन में घेर सकती है और इसके अलावा कानून व्यवस्था को भी लेकर विपक्ष जो है लगातार मुद्दा उठाते आई है। ऐसे में कानून व्यवस्था का असर भी जो है सत्र में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही तमाम जो अनियमितताएं हैं इस पर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने का जो है वो प्रयास करेगी। तो इस तरह से विधायकों ने भी कुल 114 जो है वो प्रश्न लगाए हैं, जिसमें से 420 तारांकित है और 140 जो है वो ध्यानाकर्षण है और 4 दिन की इस बैठक में 4 विधेयक भी जो है पेश किए जाने हैं। तो ये तमाम आज जो विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए ये तमाम मुद्दे जो है वो देखने को मिलेंगे और सत्र भी जो है हंगामेदार होने के आसार है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है राज्य सरकार को सदन में घेरते नजर आते हैं। बिल्कुल, एक चुनौती रहती है तनु, जब विपक्ष के पास मुद्दे उठाने के लिए होते हैं तो हंगामे को बरपाने के बजाय वो सृजनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से विषयों को यदि उठाएंगे तो सरकार को भी घेरने में आसानी होगी और सरकार भी जवाब देने पर बाध्य होगी। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि सत्र में क्या कुछ घटता है। इस पर और डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर के एक प्राइवेट कोचिंग में 9 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। दरअसल जानकारी के अनुसार कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास जारी थी और इस दौरान सीवरेज लाइन से आ रही दुर्गंध से छात्रों में परेशानी और बेचैनी होने लगी और फिर कुछ अचेत होने लगे, बेहोश होने लगे और कोचिंग के प्रबंधन ने तुरंत 108 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया और इस दौरान अन्य छात्रों ने बेहोश छात्र छात्राओं को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 में क्लास चल रही थी और शाम करीब 6:45 पर क्लास में पढ़ाई के दौरान एक अजीब बदबू आने के चलते क्लास में मौजूद 9 छात्र छात्राओं को बेहोशी छाने लगी। दरअसल क्लास में इस तरह की स्थिति बनती देख वहां अफरा तफरी और हड़कंप का सा माहौल बन गया। बेहोशी की हालत में स्टूडेंट्स को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की हालत अब स्थिर है। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अजीब सी दुर्गंध आने की वजह से वे बेहोश हो गए थे। बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना, क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। अच्छा, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था, चक्कर आके बेहोश हो गई। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन हो? हाँ। अच्छा, आप तो देखिए हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या और अगली खबर नर्मदापुरम से, जहां चाइनीज मांझे से एक शख्स के गर्दन पर गंभीर घाव आ गया। इलाज के लिए युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। ऑपरेशन के बाद युवक की हालत स्थिर बनी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, हर बार न्यूज़ 18 ऐसी खबरें दिखाता है और हर बार आपको सचेत रहने के लिए भी कहता है। नर्मदापुरम का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने की वजह से युवक के गले में गंभीर चोट लगी, गंभीर घाव हुआ। तुरंत इलाज के लिए युवक को अस्पताल भर्ती किया गया है। ऑपरेशन के बाद युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। और लगातार कोशिश यही रही सरकार की, जब भी
इस तरह के कोई मौके आए जहां पर पतंगबाजी की जरा भी संभावना है, तो प्रयास यही रहा कि चाइनीज मांझों को न बाजार में पहुंचने दिया जाए और न लोगों को इस्तेमाल करने दिया जाए। लेकिन फिर भी जो कुछ रील्स बाजार में फैल चुकी हैं कैंसर की तरह, उसे हटाने में भी समय लगेगा और वो फैल कर अपना असर दिखा रही हैं, लोगों को चोटिल कर रही हैं। और गनीमत ये रही कि इस शख्स की वक्त रहते इलाज मिलने की वजह से जान बच गई, अन्यथा ये चाइनीज मांझा लगातार यमदूत बनकर लोगों पर अपना असर छोड़ रहा है। और सभी दर्शकों से अपील है, सभी लोगों से ये अपील है कि चाइनीज मांझे से पूरी तरह से बचें, न सिर्फ इसे खरीदने बेचने बल्कि इसके इस्तेमाल से भी आप सावधान रहें। यूनेस्को द्वारा घोषित सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर की फिजा अगले 5 दिनों तक सुर, ताल और राग की बारिश में सराबोर रहेगी। और बेहद मनमोहक नजारा आपको दिखा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन संगीत महोत्सव यहां संगीत की नगरी ग्वालियर में शुरू हो गया है। और यह समारोह 19 दिसंबर तक चलेगा। तानसेन समारोह का यह शताब्दी आयोजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। समारोह में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। और इस मौके पर सितार की प्रस्तुति दी गई। और आइए आपको सुनवाते हैं क्या मधुर संगीत और संगीतमय माहौल यहाँ पर। और अब तस्वीरें नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आपको दिखाते हैं, जहां से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भालुओं को देखकर टाइगर अपना रास्ता बदल देता है। अब तक आप यही सोचते थे कि टाइगर को डर नहीं लगता, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता नहीं। लग रहा है हमारी कि टाइगर भी डरता है। तस्वीरें गवाह है कि टाइगर को भी डर लगता है। और एसटीआर की मढ़ई रेंज की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और रेनो, इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। टाइगर को भालू से डर नहीं लग रहा है, टाइगर को उस माँ से डर लग रहा है जिसके पास 2 छोटे शावक हैं। चूंकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी जंगली जानवर जिसके पास बच्चे हैं या वो बच्चों के साथ घूम रहा है तो वो काफी घातक हो सकता है। ये बात ये इस धरती पर स्वच्छंद विचरण करने वाला ये शानदार शिकारी भी जानता है, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल दिया। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।